क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चा? चैप्टर का नाम क्या है? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, आवाज बंद करिए। चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं? अब तक हमने दो बातें तो सीख लिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में दो लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि लैंगिक जनन में क्या होती है? दो लोगों की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद लैंगिक जनन में ना हमने कुछ बातें पढ़ी थी कि लैंगिक जनन के दौरान 3 प्रकार की घटना होती है। क्या क्या? तो कहीं ना कहीं निषेचन पूर्व घटना, फिर निषेचन और उसके बाद निषेचन पश्च घटना। निषेचन पूर्व घटना में क्या था कि भाई कोई भी जीव है, सबसे पहले उसको क्या होना पड़ेगा? तैयार होना पड़ेगा, मैच्योर होना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैच्योर हो गया तो उसके अंदर क्या बनने चाहिए? युग्मक बनने चाहिए। ठीक है, अब युग्मक बनने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? गैमेटोजेनेसिस, यानी कि युग्मक जनन कहा जाता है। एक बात और कि हमने इस बीच में एक और नाम देखा था, क्या? जीवन अवधि। याद है आपको? जीवन अवधि का मतलब क्या था कि कोई जीव है, उसने जन्म लिया। ठीक है, जन्म लेने के बाद फिर क्या हो गया? उसकी मृत्यु हो गई। कैसी मृत्यु? प्राकृतिक मृत्यु हो गई। इस बीच में इसने कुछ समय बिताया, इसी को क्या बोला था? जीवन अवधि या जीवन काल। इस बीच में क्या हुआ था बच्चा? तो ये जो जीव है जिसका जन्म हुआ था, ये जीव कहीं ना कहीं अपने आप को क्या करता है? परिपक्व करता है, यानी कि सीधा सीधा तैयार करता है। ठीक है, अब ये परिपक्वन किस आधार पे देख रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? तो भाई साहब वो क्या करने वाला है? रिप्रोडक्शन करने वाला है, यानी कि जनन करने वाला है। या जनन करने के लिए कोई भी जीव जन्म लेते ही बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। हम लोग क्या जन्म लेते ही किसी को जन्म दे सकते हैं क्या? नहीं। वैसे ही संसार का एक एक जीव जन्म लेते ही संतान उत्पन्न नहीं कर सकता। जन्म लिया, फिर क्या होना पड़ेगा? उसको परिपक्व होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। हर जीव की परिपक्व होने का जो समय होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। जैसे अगर इंसान की बात कर लो, हमारा जन्म हो गया, अब हम में कहीं ना कहीं जिसमें बात करते हैं किसका? लैंगिक जनन का, उसमें कहीं ना कहीं दो लोग तो जरूर आएंगे, एक नर दूसरा मादा। दोनों का परिपक्वन का समय अलग अलग होता है। ठीक है, एक लड़की का जन्म हो गया, एक लड़के का जन्म हो गया, चलो ठीक है, जन्म हो गया। अब उसको क्या होना पड़ेगा? परिपक्व होना पड़ेगा, तैयार क्या करने के लिए? जनन करने के लिए। कौन सा जनन? लैंगिक जनन करने के लिए। ठीक है, अब तैयार होने के लिए क्या लगेगा? समय। और वो समय नर के लिए भी अलग होगा और मादा के लिए भी अलग होगा। शायद आपको पता भी हो कि एक नर का जो मनुष्य में परिपक्वन का समय है वो 12 से 14 वर्ष का है, और एक महिला यानी कि मादा का जो है 10 से 12 वर्ष का है। यानी कि एक लड़की जब 10 से 12 वर्ष की उम्र में आती है तब वो तैयार होती है, और तैयार हो जाएगी इसका मतलब उसके अंदर क्या बनना शुरू हो जाएगा? युग्मक बनना शुरू हो जाएगा। एक नर के अंदर 12 से 14 की उम्र में क्या हो जाएगा? युग्मक बनना शुरू हो जाएगा। तो ये सब कुछ घटना क्या है? निषेचन पूर्व घटना है। एक बच्चे का जन्म होना, किसी भी जीव का जन्म होना, फिर तैयार होना, फिर उसके अंदर क्या बनना? युग्मक बनना। ये सब कुछ कहानी क्या है? निषेचन से पहले की घटना है, जिसको कहते हैं निषेचन पूर्व घटना। जब युग्मक बन जाएंगे तब क्या करना पड़ेगा? निषेचन कराना पड़ेगा। निषेचन कराने के लिए युग्मकों का स्थानांतरण कराना पड़ेगा, ये बात भी देख चुके हैं। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? युग्मक का स्थानांतरण हो जाएगा, फिर निषेचन हो जाएगा। निषेचन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? युग्मनज बन जाएगा। और जब युग्मनज बन जाएगा तो क्या करना होगा? फिर उस युग्मनज को देखेंगे तो युग्मनज कैसा होगा? एकल कोशिकीय होगा। फिर क्या कराना होगा? विभाजन। कैसा बनेगा? बहु कोशिकीय। क्या नाम देंगे? भ्रूण। फिर वो भ्रूण धीरे धीरे विकास करते 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 एक जीव के रूप में क्या लेगा? जन्म ले लेगा, है ना? ये सब कुछ कहानी पता है हमें, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं इसमें? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। और आपको जब बता रहे थे पहला चैप्टर, उसी में हमने कहा था कि पादप जो होता है, पादप में मुख्यतः 2 भाग होते हैं, है ना? एक होता है आपका लैंगिक भाग, दूसरा होता है कायिक भाग।
पुष्प को कहते हैं क्या, लैंगिक भाग। अब पुष्प के अलावे उसमें मिलने वाले एक एक चीज, चाहे उसकी टहनी हो, शाखा हो, पत्ती हो, है ना, तना हो, जड़ हो, कुछ भी हो, सबको क्या कहते हैं, कायिक भाग। हमको क्या कराना है, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन कराना, इसलिए देखो हेडिंग में दे दिया है क्या, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि पुष्प के अलावा कहीं भी लैंगिक जनन नहीं हो सकता। ठीक है, अब पुष्प में ही काहे हो सकता है, क्योंकि पुष्प के अंदर क्या मिलते हैं, जनन अंग मिलते हैं, नर जनन अंग भी और मादा जनन अंग। ठीक है, चलो ये सब बेसिक था, हम पहले भी जान चुके। अब एक ना वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा, आइकलर। ठीक है, क्या नाम है, आइकलर याद रख लो, इक्लेयर याद रख लो, जो याद रखना है रख लेना। ठीक है, आइकलर, इन्होंने क्या किया था, पादपों को ना श्रेणीबद्ध बांटा था। ठीक है, इन्होंने कहा था कि पादप जो होते हैं वो पादप दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे पादप होते हैं जिनमें बीज नहीं बनते। ठीक है, दूसरे एक ऐसे पादप होते हैं जिनमें बीज बनते हैं। ठीक है, अब जिनमें बीज नहीं बनते हैं इनको नाम दे दिया इन्होंने क्रिप्टोगैमस। क्रिप्टोगैमस किसने, आइकलर ने। ठीक है, किसको नाम दिया, क्रिप्टोगैमस, जिसमें बीज नहीं बनता। दूसरा जिसमें बीज बनता है इसका नाम दे दिया फिनेरोगैमस। हम लेट थे, बाकी लोग भी लेट हैं। बड़ा बड़ा जल्दी फटाफट, बस बात नहीं, समय देखिए, इधर हो गया। इधर क्या बोला कि जिसमें बीज नहीं बनता उसको क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैमस, और जिसमें बीज बनता है इसको क्या कहते हैं, फिनेरोगैमस। अब ये जो क्रिप्टोगैमस होते हैं ये तीन हैं। सबसे पहला थैलोफाइट, दूसरा ब्रायोफाइट और तीसरा टेरिडोफाइट। ठीक है, इन तीनों के अंदर क्या होता है बच्चा, बीज नहीं बनता है। ठीक है, साथ ही साथ मैं अगर कहना चाहूं तो इन तीनों को क्या कहते हैं, निम्न श्रेणी का पादप कहा जाता है। किसकी तुलना में, फिनेरोगैमस की तुलना में। उसके बाद अगर मैं इधर फिनेरोगैमस की बात करूं तो ये होते हैं बच्चा दो प्रकार के। सबसे पहले को कहते हैं अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, और दूसरे को नाम दिया जाता है आवृत बीजी। ठीक है, क्या क्या कहानी हुई जरा वापस रिपीट करो। क्रिप्टोगैमस, फिनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस में बीज नहीं बनता है, फिनेरोगैमस में बीज बनता है। क्रिप्टोगैमस की अगर मैं बात करूंगा, अच्छा देखो ये जो सीक्वेंस लिखा है नाम ने, ये एकदम निम्न से उच्च की तरफ लिखा गया है। ठीक है, सबसे अगर निम्न श्रेणी का कोई पादप है तो वो कौन है, थैलोफाइट। इससे बेहतर कौन, ब्रायोफाइट। इससे बेहतर टेरिडोफाइट। इससे बेहतर अनावृत बीजी। इससे बेहतर, सबसे बेहतर, सबसे कम बेहतर। ठीक है, याद रखिएगा, ये एकदम सीक्वेंस भी है। हमें इन तीनों को तो पढ़ना भी नहीं है अभी फिलहाल, पढ़ करके खत्म कर दिया इसको। अब ना अनावृत बीजी को इंग्लिश में नाम जरूर याद रखिएगा, इसको कहते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, और इसको कहा जाता है बच्चा एंजियोस्पर्म। ठीक है, नाम केवल याद रखेंगे। अब इन दोनों की अगर मैं तुलना करूं, ठीक है, तो बीज इसमें भी बनता है और बीज यहां भी बनता है, लेकिन ये टिक मारा है किसके लिए, बीज के लिए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं पुष्प की, तो याद रखना पुष्प कहां पर बनता है, आवृत बीजी में। अनावृत बीजी में पुष्प नहीं बनता है। हेडिंग जरा पढ़ो तो, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि हम वैसे ही पादप का लैंगिक जनन पढ़ेंगे जिसमें क्या होगा, पुष्प होगा। अगर मैं हेडिंग को चेंज करूं थोड़ा सा और कुछ ऐसा लिखूं कि आवृत बीजी पादपों में लैंगिक जनन, तो कितना हद तक सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा ना। यानी कुल मिला जुलाकर हम लैंगिक जनन पढ़ेंगे, इन पांचों में से किसका पढ़ेंगे लैंगिक जनन, आवृत बीजी का। काहे कि पुष्प केवल आवृत बीजी में होता है। डन, लिखना रहेगा इसको, क्या नहीं ना। चल और ये वर्गीकरण किसने किया था, याद रखना आइकलर ने ना। किस आधार पर किया था, बीज रहित और बीज युक्त। इसको पढ़ने वाले हम लोग आवृत बीजी को पढ़ने वाले।
अब ना आवृत्ति विधि में क्या पढ़ने वाले हैं? लैंगिक जनन। कहां पर? पुष्प में। तो सबसे पहले पुष्प को देखते हैं, ठीक है। देखो सीधा सीधा पुष्प का निर्माण। कम इन। अरे पीछे भी जाके बैठ सकते, पीछे जा चले जाओ, जल्दी 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 बैठो। हो गया? चलिए ध्यान दीजिए इधर, फोकस एकदम रखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर का आज पढ़ रहे हैं आप लोग बेसिक। अब बेसिक में तनको मिस्टेक हुआ ना तो पूरा कहानी फिर आपकी गड़बड़ा जाएगी, ठीक है। क्या देखने वाले हैं? पुष्प का निर्माण, कि आखिर पुष्प बनता कैसे है। अगर आपसे पूछा जाए पुष्प क्या है, तो आपको एक बात बताई थी ना कि पादप में दो ही भाग होता है, एक होता है जमीन से नीचे, दूसरा होता है जमीन से ऊपर। जमीन से नीचे के भाग को क्या कहते हैं? जड़ या मूल। और जमीन से ऊपर के भाग को प्ररोह, ठीक है, सूट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक। अब जमीन से ऊपर आपको जो दिखे, चाहे पत्ती दिखे, शाखा दिखे, कुछ भी दिखे, पुष्प दिखे, सबको क्या कहिए कि प्ररोह का क्या है? रूपांतरण है। तो पहला लाइन तो याद रहेगा कि पुष्प का है? प्ररोह का रूपांतरण, यानी कि प्ररोह ने अपने आप को कुछ ऐसा बदला कि क्या बना दिया? पुष्प। अब कैसे बदला? आ जाओ, देखो ये एक पादप, इसमें क्या मिल रहा है? इसका जड़, और ये क्या है? इसका प्ररोह। अब प्ररोह ने क्या किया? रूपांतरण किया, और रूपांतरण करके क्या बनाया? एक शाखा। ये हो गया शाखा, ठीक है। और इस शाखा पर एक खास किस्म की कलिका निकलती है। कलिकाएं बहुत होती हैं, लेकिन ये कैसी कलिका है? एक खास किस्म की है, जिसका नाम है पुष्पीय कलिका, फ्लोरल बड, ठीक है। इस पुष्पीय कलिका में हुई वृद्धि, इस पुष्पीय कलिका ने क्या किया? वृद्धि। वृद्धि करके एक डंटल रूपी संरचना बनाया। इस डंटल रूपी संरचना का नाम है पुष्प वृंत, पेडिसेल, ठीक है। ये पुष्प वृंत ऊपर जाते 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 क्या हो रहा है कि अक्ष पर अपने एक चौड़ा सा फूला हुआ संरचना का निर्माण कर रहा है। किसने? पुष्प वृंत ने ऊपर जा करके वृद्धि करके अपने अक्ष पर एक चौड़ी सी फूली हुई संरचना का निर्माण कर रहा है, जिसका नाम देते हैं हम लोग पुष्पासन, थैलमस। ठीक है, अब यहां तक की कहानी हुई खत्म। अब इसी पुष्पासन के ऊपर आएगा कौन? पुष्प, ठीक है। और ये जो पुष्प आएगा, इस पुष्प में मुख्यतः होते हैं 4 प्रकार के पत्र। पत्र माने पत्ती, ठीक है। 4 प्रकार के पत्र माने पत्ती, जिनको कहा जाता है पुष्प पत्र। 4 प्रकार के क्या मिलने वाले हैं? पत्र, जिनको नाम दिया जाएगा पुष्प पत्र। इंग्लिश में कहते हैं इनको फ्लोरल वॉल्स। हाँ बोलो। थैलमस, थैलमस भी कह लो, नहीं थैलस नहीं कहोगे, वो थैलस क्या हो जाएगा? थैलस के लिए हो जाएगा, है इसी के लिए शब्द, लेकिन इसको कहते हैं क्या? थैलमस, ठीक है। थैलस क्या? एक स्थिति है। थैलस एक स्थिति है, थैलमस क्या है? एक नाम है। बस समझ में आ गई? चलो यहां तक की कहानी समझ में आ गई बच्चा? क्या क्या हुआ कहानी? ये एक प्ररोह था, प्ररोह ने अपने आप को रूपांतरित किया, क्या बनाया? शाखा। इस शाखा पर एक खास किस्म की कलिका निकली, जिसको नाम दिया क्या? पुष्पीय कलिका। ये पुष्पीय कलिका वृद्धि करते जा रही है, वृद्धि करते करते एक डंटल रूपी संरचना बनाई। याद रखना, डंटल, डंटल माने डांटी की तरह, ठीक है। डंटल रूपी संरचना बनाया। ये डंटल रूपी संरचना ऊपर और जाते जा रही है, जाते जा रही है, और अपने अक्ष पर एक चौड़ी सी फूली हुई संरचना का निर्माण कर रही है, जिसका नाम है पुष्पासन। ऐसी पुष्पासन के ऊपर कौन आने वाला है? पुष्प। इस पुष्प में होंगे 4 प्रकार के पत्र, जिनको नाम दिया जाएगा क्या? पुष्प पत्र। खत्म यहां तक की कहानी। नोट करना है किसी को? करना है, करिए फटाक से।
डन, खत्म हुआ। कभी ऐसा सवाल मिल जाए ना कि पुष्प का निर्माण करने वाली संरचना क्या है, और यदि ऑप्शन में क्या हो पुष्पीय कलिका, तो क्या करना चाहिए? पुष्पीय कलिका को टिक करेंगे। ये हरा वाला काहे नहीं मिट रहा है जी? देखिए अंतिम बात कहां पर आके खत्म हुई थी? पुष्प पत्र पर कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के। और चारों प्रकार के पुष्प पत्र जरा देख लें हम लोग, लिख देते हैं पहले। सबसे पहला बाह्य दल, दूसरा दल, तीसरा पुंकेसर और चौथा स्त्री केसर। यही है वो 4 प्रकार के पत्र जो किसका निर्माण करेंगे? पुष्प का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब कौन सी पत्र कहां पर होते हैं उसकी जरा स्थिति देखिएगा। देखो ये हमारी थी क्या? शाखा। इस शाखा पर क्या था? एक पुष्पीय कलिका। इस पुष्पीय कलिका ने क्या किया था? पुष्प वृंत का निर्माण किया था। ये पुष्प वृंत आगे जाकर के क्या हो गई थी? फूल गई थी, जिसको नाम दिया था क्या? पुष्पासन। ऐसी पुष्पासन पर आने वाले हैं ये चारों के चारों पत्र। नाम भी याद रखो, देखो पुष्पासन। ठीक है, देखो अब इस पुष्पासन को अगर संधि करोगे ना, संधि विच्छेद करोगे तो क्या निकलता है? पुष्प का आसन। आसन मतलब कि जो जहां पर बैठते हैं उसको क्या कहते हैं? आसन कहते हैं। इसके ऊपर कौन आगे बैठने वाला है? पुष्प, इसीलिए बोलते हैं क्या? पुष्पासन। कौन बनवा रही है जी? देखिए लगभग सारे पुष्प के भाग हो गए। अब क्या क्या चीज हमें देखनी है जरा देखो। अब ये पुष्प इतना जो खिला हुआ है ना, खिलने से पहले कुछ यूं रहा होगा ये। ऐसा ही होता है ना, एक कली के रूप में पहले खिलता है एक पुष्प, और कली फिर धीरे धीरे खिलती है, मतलब कि खुलती है तो क्या हो जाते हैं? पुष्प ऐसे आकर के खिल जाते हैं। तो जब भी आप किसी पुष्प को देखोगे किस रूप में? कली के रूप में। ये क्या है? कली। तो कली के रूप में देखोगे तो वो पुष्प कैसा दिखाई देता है? बाहर से हरे रंग का दिखाई देता है, क्योंकि एक पत्ती उसको क्या करती है? ढक करके रखती है। तो जो ढक करके रखती है बच्चा, पता है वो कौन है? बाह्य दल।
और फिर जैसे जैसे ये खुलते जाती है तो ये हरा वाला भाग कहाँ आ जाता है, नीचे। तो ये रहा कौन आपका बाह्य दल। नाम ना लिख के सीधा नंबरिंग कर देता हूं वहां पे। क्या है ये, बाह्य दल है। दूसरा, जब ये हरा वाला भाग खुल जाता है तो पुष्प के अंदर से कुछ रंग बिरंगे पंखुड़ियां दिखाई देती है। उस रंग बिरंगे पंखुड़ियों को क्या कहते हैं, दल कहते हैं। ये जो खिला हुआ सा भाग दिख रहा है ना, ये तो ये क्या है, इसके दल है। तो दल को मैं सीधा सीधा एक और नाम दे सकता हूं, क्या बच्चा, पंखुड़ी, पंखुड़ी। और इस बाह्य दल को एक और नाम देते हैं अंखुड़ी। नाम याद रहे तो याद रख लीजिएगा, पंखुड़ी और अंखुड़ी। उसके बाद क्या रहा आपका तीसरा, पुंकेसर। ये दूसरे नंबर पे दे देते हैं, तीसरा पुंकेसर। अब इस पुष्प में ये जो डंटी दिख रही है, डंटी के बाद ऊपर ये डबल वाला जो संरचना दिख रहा है, एक ये और एक ये, इस पूरे वाले संरचना को नाम देते हैं क्या बाबू, पुंकेसर। ये रहा पूरा का पूरा भाग, ये है आपका तीसरा नंबर, पुंकेसर। ठीक है, ये भी हो गया। चौथा कौन, स्त्री केसर। अब स्त्री केसर में ये जो पूरा का पूरा ब्लू वाला लाइन, ये और ये अंडे जैसी संरचना, इस पूरे को मिला के क्या कहते हैं हम लोग, स्त्री केसर। ठीक है, ये हो गया आपका चौथे नंबर पे। क्या पुष्प की संरचना समझ में आ गई, क्या क्या चीजें मिल रही हैं। बाह्य दल है, उसके बाद दल है, फिर पुंकेसर, फिर स्त्री केसर। अब आगे चलते, देखो ये बताना जरा मुझे कि बाह्य दल केवल एक होता है कि एक से ज्यादा होता है। नीचे देखेंगे हरा वाला, बच्चिया तू ज्यादा पढ़ रही है घर पे, या तो तुमको इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में बाबू, यही दोनों में से जो कंडीशन है। अगर ज्यादा पढ़ रहे हो तो कम पढ़ो, और इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट लेकर के आओ, तो फिर ज्यादा मत पढ़ो ना बाबू घर पे। ठीक है, चलो यहां देखिए, वापस इधर आते हैं। क्या बोला कि जब पुष्प को देखते हैं तो नीचे हरा वाला भाग क्या होता है, हरा वाला पत्ती एक से ज्यादा होता है। तो एक से ज्यादा है मतलब कि बाह्य दल क्या है, एक से ज्यादा है। तो जब बाह्य दल एक होगा तो क्या कहेंगे, केवल बाह्य दल। और जब बाह्य दल का क्या मिलेगा, समूह मिलेगा, तब उसको क्या नाम देते हैं, बाह्य दल पुंज का नाम दे देते हैं। ठीक है, बाह्य दल के साथ लास्ट में क्या लगा देंगे, पुंज। अब पुंज मानी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा कि बाह्य दल एगो नहीं है, बाह्य दल एक से ज्यादा है, यानी कि बाह्य दल का क्या मिल रहा है, समूह मिल रहा है। ठीक है, वैसे ही दल यानी कि पुष्प में पंखुड़ी एक होती है कि एक से ज्यादा होती है, एक से ज्यादा। अगर एक वैसे पकड़ के दिखाइएगा तो क्या कहिएगा, दल। अब पूरे सबको दिखाइएगा तो क्या कहेंगे, दल पुंज कह देंगे यहां भी। ठीक है, दोनों के साथ क्या लगा देंगे, पुंज। इसका मतलब क्या बन जाएगा, इसका समूह। ये क्या है, पुंकेसर। देखो तो एक पुंकेसर, 1 2 3 4, एक से ज्यादा है ना, तो पुंकेसर का जो समूह होता है वो कहलाता है पुमंग। ठीक है, वैसे ही स्त्री केसर का समूह, देखो अभी यहां पे स्त्री केसर एक ही है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें स्त्री केसर एक से ज्यादा होते हैं। ऐसे स्थिति में स्त्री केसर का जो समूह होगा वो कहलाता है जायांग। ठीक है, जैसे जैसे हम इनको एक एक करके पढ़ते जाएंगे, सबका इंग्लिश नाम लिखते जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहां तक की बातें खत्म, उतारना तो है नहीं कुछ खास। इसमें पुष्प के बारे में बुक में दे रखा है सब कुछ, वहां से आप जो बनाना होगा पिक्चर बना लीजिएगा। नेमिंग बुक में भी मिल जाएगा आपको, बाकी आप खुद से बना के जरूर देखिएगा एक बार पुष्प को। डन। अब सीधा सीधा सबके कार्य को देख लें एक एक बार में। बाह्य दल का काम क्या होता है कि जब पुष्प किस रूप में होता है, कली के रूप में होता है, तो उस कली को ढक करके सुरक्षा देने का काम करता है कौन, बाह्य दल। इसका काम खत्म, इतना ही है इसका काम। ठीक है, साथ ही साथ किसी किसी पुष्पों में देखोगे, जैसे गेंदा का फूल, तो गेंदा के फूल में देखोगे तो नीचे वाला बाह्य दल खुलता नहीं है, ये दलों को पकड़ के रखता है ना। तो कहीं पे हम ऐसा भी एक लाइन जोड़ सकते हैं कि जो बाह्य दल होते हैं वो दलों को एक साथ संयोजे रखने का काम करते हैं, है ना, यानी कि एक साथ जोड़ करके रखने का काम करते हैं। अब गेंदा के फूल का हरा वाला भाग तो नहीं छील देना था, सब खत्म हो जाएगा कहानी पुष्प का। यानी कि दो तरीके से काम कर रहा है कि जब पुष्प कली के रूप में है तो उसको सुरक्षा भी दे रहा है, और साथ ही साथ यही है वो बाह्य दल जो क्या करता है, दलों को एक साथ पकड़ के रखता है। इतना ही काम याद रखिएगा किसमें, बाह्य दल में। खत्म। दूसरा दल, दल क्या करता है, तो ये दल जो है पुष्प को खूबसूरत बनाता है, पहला चीज। ठीक है, इसके वजह से इसका रंग कैसा होता है, चटकीला होता है। एक बात लिख दीजिएगा यहीं पर, ये चटकीले रंग के होते हैं, चटकीला लिख दिया, इसका मतलब कि रंग बिरंगे होते हैं ये। अब क्यों रंग बिरंगे होते हैं, क्योंकि हमको क्या कराना है इसमें, लैंगिक जनन कराना है। अब लैंगिक जनन में क्यों चटकीले होते हैं, जब हम स्टार्ट करेंगे तो वहां पर देखेंगे। फिलहाल इतना याद रखिएगा कि ये कैसे होते हैं, चटकीले होते हैं जिससे
कीड़े मकोड़े या जीव जंतु या मनुष्य इस पुष्प की तरफ आकर्षित होते। ये पुष्प अपनी ओर आकर्षित करता है दूसरे लोगों को, ठीक है ना। चलो, इन दोनों का काम हो गया, यहीं पे खत्म। बच क्या गया? पुंकेसर, और क्या बचा? स्त्री केसर। स्त्री केसर में ही लग रहा है स्त्री, इसका मतलब ये क्या है? मादा जनन अंग है, ये मादा जनन अंग है। ये क्या हो जाएगा? पुरुष जनन अंग या नर जनन अंग, नर जनन अंग है ये, ठीक है। चलो, दो भाग इसमें मिल गए हमको लैंगिक जनन कराने के लिए, यही दोनों तो चाहिए, एक नर जनन अंग चाहिए, दूसरा मादा जनन अंग चाहिए। नर जनन अंग में क्या बनेगा? नर युग्मक। मादा जनन अंग में क्या बनेगा? मादा युग्मक। तो शुरुआत करते हैं कहां से बच्चा? हम लोग नर जनन अंग से। इन दोनों का काम हमने कर दिया, खत्म, ठीक है। मिटा लें। यही था ना, क्या नाम दिया था इसको? पुंकेसर, ठीक है। अब पुंकेसर को अब याद रखना इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चा? एस्टामिन, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो पुंकेसर में दो संरचना है, एक पतली सी डंडी दिख रही है और ऊपर से ये डबल मुंह वाला संरचना दिख रहा है। तो इस पतली सी डंडी का नाम होता है तंतु, या एक और नाम होता है इसका पुतंतु। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फिलामेंट, ठीक है। इसको नाम दिया जाता है पराग कोष, इंग्लिश में नाम देते हैं इसको एंथर। यही दो चीजें हैं किसमें? एक नर जनन अंग में। नर जनन अंग कौन? पुंकेसर। इसका अगर क्या मिल जाएगा आपको? समूह, तब क्या कह देंगे इसको? पुमंग। जब इसका समूह होगा तो कहेंगे पुमंग, और इस पुमंग को कहते हैं हम लोग इंग्लिश में एंड्रोसियम। याद है यहां तक सब कुछ? आराम आराम से चल रहे, एक एक नाम आपको याद रखना पड़ेगा। पूरा का पूरा पुंकेसर। अब अगर पुंकेसर के बारे में लिखने के लिए आ जाए तो 4-5 लाइन तो यूं बना देंगे कि पुंकेसर जो होता है एक पुष्प का नर जनन अंग होता है। ये दो भागों से मिलकर के बना होता है, परागकोश और पुतंतु या तंतु, ठीक है। अब परागकोश में क्या होने वाला है और ये क्या करने वाला है, एक एक करके आएगा, पढ़ते जाएंगे उसको। फिर हमने क्या बोला? ये कौन है? पुंकेसर। तीसरा लाइन इसी में बना दोगे, यदि पुंकेसर का समूह होगा तो उस पुंकेसर के समूह को क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। डन यहां तक? चलो, अब इस डंडी का क्या काम है? तो पुष्प में ये डंडी जो है, यानी कि जो तंतु जो है, इस परागकोश को ऊपर रखने का काम करती है, ठीक है। बस इतना ही याद रखना, इसका भी काम हो गया, खत्म। क्या बोला कि तंतु क्या करती है? ये पुतंतु या ये डंडी क्या करती है कि पुष्प में इस परागकोश को ऊपर रखने का काम करती है, बस, ठीक है। इसका काम हो गया खत्म। बचा कौन? परागकोश। असल कहानी यहां से स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि इसी परागकोश के अंदर क्या बनेंगे? पराग कण। और यही पराग कण कौन होता है आपका? नर युग्मक। नर जनन अंग पराग कण न बनाएंगे, है ना। इस परागकोश के अंदर क्या बनेगा? पराग कण। और ये पराग कण कौन होता है? नर युग्मक। जैसे एक नर में, हम लोग मनुष्य में बात करें तो नर में क्या बनते हैं? शुक्राणु। उस शुक्राणु को क्या कहते हैं? नर युग्मक। और शुक्राणु बनता कहां पे है? तो यहाँ तो परागकोश है, और मनुष्य में कहां होता है? वृषण, ठीक है। तो वैसे ही इसको भी याद रखना कि परागकोश क्या है? वो स्थान है जहां पर क्या बनेगा? पराग कण। और उसी पराग कण को क्या कहते हैं हम लोग? नर युग्मक, ठीक है। इसको भी मिटा दें। अब
स्पेशली हम यहाँ पे क्या स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा, नर जनन अंग। ठीक है, तो नर जनन अंग कौन है हमारे पास, पुंकेसर। ठीक है, अब पुंकेसर को और तनी बढ़िया से देखो। अब ठीक है, ये डंडी का काम खत्म हो गया, इसको पढ़ना ही नहीं है। अब पुंकेसर में क्या है, ये परागकोश। तो ये परागकोश बाहर से कैसे दिखाई दे रहे हैं, एक खाने में कि दो खाने में, दो खाने में। तो सबसे पहला लाइन याद रखना कि जो परागकोश होता है ये कैसी संरचना है, द्विपालित, इसको बोलते हैं बाइलुप्ड। ठीक है, ये परागकोश द्विपालित संरचना है। कहां से, बाहर से। ठीक है, अब इतने तो शांत नहीं है हम लोग, इसको काट पीट के भी देख ले। जब इसको काटा गया, बाहर से द्विपालित है। ठीक है, जब इसको काटा गया तो कुछ ऐसा दिखेगा ये अंदर से। सही है अभी तक? ठीक, और मन नहीं मानेगा ना, इस वाले एरिया को जूम करेंगे। आज जब इसको जूम करके देखा, यानी कि बहुत बड़ा करके जब देखा हमने, तो क्या पता चल रहा है, देखो। ठीक है, बाहर से भी कैसा है, दो खानों में बटा है। तो क्या कह रहा है हमने इसको, द्विपालित। लेकिन अंदर से देखो, एक खंड, ये दूसरा खंड, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो अंदर से जब बहुत बढ़िया से जूम करके देखा तो पता चला कि बाहर से तो ये द्विपालित है, लेकिन अंदर से 4 कोष्ठक में बटा हुआ है। ठीक है, तो एक दूसरा स्टेटमेंट इसके साथ और देते हैं कि बाहर से ये कैसा है, द्विपालित, और अंदर से कैसा है, चतुष्क कोष्ठकीय। ठीक है, डन। या देखो, अब इसके एक एक कोष्ठक को, चतुष्कोष्ठकीय का मतलब इसके अंदर कितने कोष्ठ हैं, 4 कोष्ठ हैं। कोष्ठ माने पता है क्या होता है, घर। ठीक है, 4 गो लोकेशन, 4 गो जगह, इसको नाम दे दिया है 4 कोष्ठ, और ये अंदर से घर के समान है, तो 4 कोष्ठक मिल रहे हैं इसके अंदर। इसमें से प्रत्येक कोष्ठ को नाम दिया जाता है लघु बीजाणु धानी। नाम याद रहेगा, लघु बीजाणु धानी। इंग्लिश नाम लिखते हैं ये पे, माइक्रो एस्पोरेंजिया। अगर इंग्लिश से दिक्कत हो ना तो आप लोग उतारा भी मत करिएगा इंग्लिश को, ज्यादा अगर किसी को दिक्कत हो तो। ठीक है, गड़बड़ाना नहीं है इंग्लिश वर्ड देख करके, ये जानबूझकर लिखवा देते ताकि आपके दिमाग में रहे। क्या बोला कि ये पुंकेसर को देखा बाहर से कैसा है, द्विपालित, अंदर से जब काट के देखा तो कैसा है, अंदर से 4 कोष्ठक है। तो सीधा सीधा कहते हैं कि ये बाहर से द्विपालित और अंदर से चतुष्कोष्ठकीय संरचना है, जिसमें से प्रत्येक कोष्ठक को नाम देते हैं लघु बीजाणु धानी। अब ये बताओ कि एक पराग कोश में लघु बीजाणु धानी की संख्या कितनी होगी, 4। ठीक है, कोष्ठक की संख्या 4, तो लघु बीजाणु धानी की संख्या भी 4। डन। यहां तक की कहानी खत्म करो, मिटा दे। है बुक में, मेरे ख्याल से कटिंग करके दिखाया गया होगा, ऐसे बुक में भी है कटिंग किया हुआ, है ना। ठीक है, मिटा लें इसको फिर। हड़बड़ाना मत, जहां लगे कि नहीं समझ में आया वहीं पर टोक दीजिएगा, वहीं पूछ लीजिएगा। आप पढ़ाने के क्रम में ही नहीं, अगर हम कहेंगे थोड़ा सा रुक जाओ तो रुक भी जाना। आगे देखो, अब इसमें से ना एक लघु बीजाणु धानी को यहां पे बनाते हैं। ऐसे होंगे कितने, 4।
ऐसे करके इधर भी होगा, फिर इधर भी एक होगा और यहां भी एक होगा ऐसे। ठीक है, मैं केवल एक की बात कर रहा हूं। जैसा एक में होगा वैसे चारों में संरचना होगी। याद रखना, ये कौन है बच्चा? लघु बीजाणु धानी। और एक बात, ये लघु बीजाणु धानी किसमें पढ़ रहे हो? नर जनन अंग में ना, बढ़िया से पढ़ना, क्योंकि इसी पर टिका है आपका कौन? मादा जनन अंग। जैसे आपने क्या पढ़ा था पहले? समसूत्री विभाजन। इसी समसूत्री को अगर नहीं पढ़ाते, डायरेक्ट अर्धसूत्री पढ़ाते, क्या बातें समझ में आती? नहीं आती। ठीक है, इसीलिए इसी से जुड़ा हुआ मिलेगा आपका मादा जनन अंग या ना मादा जनन भाग, इसलिए बढ़िया से पढ़ना इसको। ठीक है, क्या बोला? लघु बीजाणु धानी। ये लघु बीजाणु धानी बना होता है बच्चा 4 अस्तर का। ठीक है, अब सुनो कौन कौन से अस्तर है। सबसे पहला अस्तर ठीक है, इस सबसे पहले स्तर का नाम है, नंबरिंग कर देते हैं यहीं पे, बाह्य त्वचा। एपिडर्मिस बोलते हैं इसको। ठीक है, और यहीं पे एक और बात लिख देते हैं कि ये कितने स्तर का होता है? तो 1 स्तर का होता है। ठीक है, केवल और केवल बाह्य त्वचा की कितनी स्तर है? 1 ही स्तर है। बाह्य त्वचा के नीचे एक और स्तर है, इसका नंबरिंग करते हैं 2 नंबर में। इस दूसरे वाले का नाम है अंतस त्वचा। इंग्लिश में कहते हैं इसको एंडोथीसियम। ये भी कितने स्तर का है? 1 स्तर का है। ठीक है, तीसरा देखो, ये दोनों का नाम देते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे है बच्चा मध्य स्तर। मध्य स्तर इसको कहा जाता है मिडिल लेयर, और ये जो है 1 से लेकर के 3 स्तर तक हो सकता है। 1 स्तर का हो सकता है, 2 स्तर का भी हो सकता है, और 3 स्तर का भी हो सकता है। कौन? मध्य स्तर। और सबसे अंतिम जो स्तर है गुनगुनाइए नहीं बच्चा, ये है आपके चौथे नंबर पे, इसका नाम है टैपिटम। ठीक है, और ये वापस से कितने स्तर का है? 1 स्तर का। ठीक है, इसमें से आप ना इस मध्य स्तर को याद रखिएगा। ये मध्य स्तर जो होता है बच्चा, ये होता है बहुकेंद्रकीय। अब बाकी सब में कितने केंद्रक हैं? केवल 1 केंद्रक है। याद रहे रख लेना, ना याद रहे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, डन। क्या चारों के चारों स्तर देख लिए? समझ में आ रहा? चलो, क्या क्या? बाह्य त्वचा, फिर अंतस त्वचा, फिर मध्य स्तर, और फिर टैपिटम। ये चारों के चारों स्तर जब मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है बच्चा? एक लघु बीजाणु धानी का। ठीक है, अब इस लघु बीजाणु धानी के अंदर अभी भी जगह छोड़ रखा है ना हमने, कि
ठीक है, अब देखो किसके लिए जगह छोड़ रखा है। इसके अंदर मिल रहा है कुछ कोशिका का समूह, और इन कोशिका के समूह को नाम दिया जाता है क्या? ऊतक। कोशिका का समूह क्या कहलाता है? ऊतक। और इस ऊतक का नाम यहां पे साफ साफ लिखते हैं, क्या मिल रहा है? कोशिका का समूह। और इस कोशिका के समूह को नाम दिया जाता है बीजाणु जन ऊतक, स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? इसके साथ साथ इसका काम बता दें, इसका क्या काम होता है। और देखो यहीं पे ये बीजाणुजन जो ऊतक है ना, यही आगे चल करके क्या करेंगे? वृद्धि। अब वृद्धि करेंगे, विभाजन होंगे, क्या करेंगे? सीधा सीधा लिखते हैं परिपक्व। हाँ बोलो। ये मध्यस्थ, देखो यहां पे ये जो परिपक्व होंगे कौन? बीजाणुजन ऊतक परिपक्व होंगे और आगे चल करके निर्माण करेंगे किसका? पराग कण का। और यही पराग कण कौन है बच्चा हमारे लिए? नर युग्मक है। इसी का तो निर्माण करना है। पहले हम लोग क्या करेंगे? नर युग्मक का निर्माण करेंगे। और नर युग्मक का निर्माण करने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे अच्छे तरीके से? नर जनन अंग। नर जनन अंग लगभग हम देख चुके हैं। अब नर जनन अंग के अंदर ये युग्मक बनते कैसे हैं, इस प्रोसेस को देखेंगे। फिर ऐसा ही काम देखेंगे कहां पे? मादा जनन अंग में, तब जाके पढ़ेंगे मादा जनन अंग को भी पढ़ेंगे। फिर उस मादा जनन अंग के अंदर मादा युग्मक बनते कैसे हैं वो भी काम करेंगे। एक तरफ पहले बना लेंगे नर युग्मक, दूसरी तरफ क्या बना लेंगे? मादा युग्मक। अब यानी कि ये हमने क्या कर लिया? तो निषेचन पूर्व घटना पढ़ लिया, है ना। युग्मक बनाना क्या है? निषेचन पूर्व घटना। फिर क्या, जब दोनों के दोनों युग्मक बन जाएंगे, दोनों को क्या कर देंगे? मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा? निषेचन। फिर निषेचन वाली बात खत्म हो जाएगी। अब फिर निषेचन के बाद क्या करेंगे? भ्रूणोद्भव देखेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस देखेंगे। डन है, यहां तक ही काम खत्म। अब आगे कि भाई यही वो ऊतक हैं जो किसका निर्माण करेंगे? पराग कण का निर्माण करेंगे। और ये जो है 4 स्तर के अंदर बंद है। सबसे पहला बाह्य स्तर या बाह्य त्वचा, उसके बाद अंतस्थिसियम, उसके बाद मध्य स्तर, उसके बाद टैपिटम। इस बीजाणुजन ऊतक के सबसे नजदीक कौन है? टैपिटम। ये टैपिटम के अंदर कौन है? बीजाणुजन ऊतक। ये बीजाणुजन ऊतक क्या करेंगे? परिपक्व होंगे, क्या बनाएंगे? परागकण। बाबू इतना सब कुछ करने के लिए, इसको परागकण बनाने के लिए भोजन पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है ना, चाहिए ना। तो ये टैपिटम को याद रख लेना कि टैपिटम का सबसे पहला काम क्या होता है? पोषण देना। किसको पोषण देना? बीजाणुजन ऊतक को पोषण देना, ताकि ये अपने आप को किसमें बदल ले? परागकण में। इसका काम खत्म। उसके बाद इन दोनों को याद रखिएगा, किसको किसको? मध्य स्तर को और अंतस्थिसियम को, कि जैसे ही इसके अंदर क्या बन जाएगा? पराग कण बन जाएगा, तो ये अपनी स्तर को अंदर की तरफ ढकेलता जाएगा, ढकेलता जाएगा, ढकेलता जाएगा, जिससे दिक्कत क्या होगी कि ये परागकोश फट जाएगा। अब परागकोश फट जाएगा तो अंदर कौन? पराग कण। ये परागकण कहां चले आएंगे? बाहर। यानी कि मैं सीधा सीधा ऐसा कहूं कि बने हुए पराग कण को परागकोश से बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? परागकोश को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, उस परागकोश को तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है? ये दोनों के दोनों, अंतस्त्वचा और मध्य स्तर। तो इसको याद रखना कि ये क्या काम करता है? तो परागकोश को फोड़ने में मदद करता है। पराग कोश को फूटने में मदद करता है, फूटने में मदद करता है। ठीक है, परागकोश को फूटने में मदद कर रहा है। नहीं समझ में? आर्ट बना करके बताएं। अरे बाबू देखो, जैसे अरे अरे रुको रुको रुको, अब क्या ही आपको बताया है। कभी ऐसा हुआ कि कभी भंडारा वंडारा अटेंड किए? पता ना कैसा ना एग्जाम्पल है, बड़ी अजीब आ जाता है हमारे पास। भंडारा अटेंड किए? अच्छा चलो बढ़िया। वहां से कभी छाना वाना बांध के लाए हैं? अब छाना बांधने माने क्या होता है लोकल भाषा में कि जब भर पेट खाइयो लिए उसके बाद, अच्छा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो प्रसाद के तौर पे खीर वगैरह रहता है, ठीक है, लेकर के चले आते हैं। अरे ठहरो ठहरो ठहरो, ठहर जाओ, बहुत कुछ रहता है। क्या एक ही प्लास्टिक में लेकर के आते हैं या 2-3 प्लास्टिक कर देते हो? एक प्लास्टिक नहीं, एक प्लास्टिक क्रिया, फिर उसको डबल प्लास्टिक कर लेते हैं, ट्रिपल प्लास्टिक कर लेते हैं, ठीक है, फटेगा नहीं।
अब उसमें से मान लिया जाए कि आपने कोई चीज पैक कर रखा है, अब पैक करने के बाद आपने उसको 4 लेयर डाल दिया, यानी कि 4 प्लास्टिक कर दिया। 4 प्लास्टिक में सबसे बाहर वाले को क्या नाम दे दिया? बाह्य त्वचा। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो उसको क्या नाम दे दिया? अंतःशिशियम। तीसरे वाले को क्या नाम दे दिया? मध्य स्तर। और सबसे अंदर वाले को क्या नाम दे दिया? टैपिटम। इसमें से जो 2 नंबर वाला है, 3 नंबर वाला, ये अपने आप तोड़ देगा अपने आप को, ठीक है। और जब 2 स्तर टूट गया तो नहीं लगता है कि आपका प्रोटेक्शन कमजोर हो गया अब, ठीक है। अंदर सोचो कि अंदर परागकोश के अंदर क्या भर रहा है? परागकण। ये भर रहा है तो ऑटोमेटिक ये फूलेगा भी, क्योंकि इसके अंदर मान लो ये पॉकेट, इसके अंदर कुछ भर रहा है तो ये फूल रहा है कि नहीं फूल रहा है, ठीक है। परागकोश, इसके अंदर परागकण बनते जा रहे, संख्या बढ़ती जा रही है, ऑटोमेटिक बेचारा प्रेशर में है ना, ऑटोमेटिक प्रेशर में है। इसको बांध के रखा था किसने? 4 अस्तर ने। 4 गो में से 2 गो निकल गया इसका दुश्मन है, 2 गो अपने आप को ऑटोमेटिक तोड़ने लगा, और तोड़ने लगा तो बेचारा ये कमजोर पड़ जाएगा, फट जाएगा, समझे? डन। तो ये क्या करते हैं कि अपने आप को तोड़ लेते, इसकी अस्तरें अंदर की तरफ दबनी शुरू हो जाती है, ठीक है। आएगा लॉजिक, जब वहां पे आएगा तो बताएंगे भी कैसे। वो सबसे अंतिम स्थिति है, जब परागकण बना लेंगे तब देखेंगे वो, ठीक है। फिलहाल ये दोनों अपने आप को अंदर की तरफ दबाना शुरू करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा? परागकोश फट जाएगा। अब परागकोश फट जाएगा तो कौन बाहर आ जाएगा? परागकण। बच कौन गया? बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा बाबू याद रखना, जो सबसे बाहर होता है हमेशा क्या करता है? सुरक्षा देने का काम करता है। तो ये कहां है? बाहर है, तो ये क्या कर रहा है? सुरक्षा दे रहा है। डन। ये चारों स्तर का काम खत्म। अब आगे की कहानी कहां से स्टार्ट होगी अपनी? कल कहां से पढ़ने वाले हम लोग? बीजाणुजन ऊतक में क्या होने वाला है? परिपक्व होने वाला है। क्या क्या होगा परिपक्वन में, वो सारी चीजें देखेंगे। डन। यहां तक किसी का कोई सवाल है?